ये गद्दियाँ आज सातारा गद्दी है, कोल्हापुर गद्दी है, जो नागपुर गद्दी है, फिर जैसे तंजावर के महाराज एक बहुत ही सम्मानित गद्दी के जो उत्तराधिकारी हैं, जो मतलब अभी वारिस हैं वो फिलहाल, तो शिवाजी राजे भोंसले और छत्रपति संभाजी राजे भोंसले जो कोल्हापुर की गद्दी के युवराज हैं, और जो अपने सातारा गद्दी है, जो पहली गद्दी थी हमारी हिंदू बादशाही सातारा गद्दी, उनके उदयन महाराज जी हैं, और मोदूजी राजे जो नागपुर के जो महाराज हैं। तो इनसे जब मुलाकात हुई, इन्होंने समय दिया बैठने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज तेरा जीवन धन्य होगा, क्योंकि वैसे भी मेरी एज के काफ़ी लोग आज लॉकडाउन के अंदर भी दारू पी के बेवड़ों की तरफ पड़े रहते हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो आज मुझे जीवन जीने में बड़ा आनंद आ रहा है कि मैंने उन लोगों से माहिती ली, ज्ञान लिया कि भाई कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज था उस समय का। और फिर बहुत सारा अनुभव हुआ भारत में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी कई सारे हमारे जो हिंदवी स्वराज्य की जो गद्दियाँ थी, जैसे अभी आप गुजरात में वडोदरा की गद्दी थी, जो स्वराज्य को संभाले हुए थी, जो सरदार थे लोग, उन सरदारों को पूरा अधिकार दिया था कि आप राज्य को कैसे चला सकते, मुगलों से या फिर बाहरी लुटेरों से आक्रमण हो जाए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर या उत्तर भारत के अंदर, तो आप सरदार लोग सेना को इकट्ठा करके उन पे अटैक कर सकते हो। जैसे ग्वालियर की राजगद्दी है, घराना है, जैसे सिंधिया घराना है, तो और भी कई घराने हैं। तो ये सब स्वराज्य के जब जिन से मैं मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक आम इंसान ऐसे लोगों से मिल सकता है, तो मुझे बड़ा आनंद आया जीवन में। एक सर, जैसे जब आपने चैनल शुरू किया और आप ऐसे ऐसे लोगों से मिले, मिलने में कठिनाइयाँ तो हुई होंगी शुरू में? बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई, और जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, कठिनाइयों से भरी हुई होती है, कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। और शुरू में किस्मत बड़ी ऐंठ के बात करती है। किस्मत, हम किस्मत को बोलते कि चमको, तो किस्मत हमें मौका नहीं देती, वो बहुत दूर भागती है। शुरू में बड़ी आड़ी टेढ़ी रास्तों से आदमी को गुजरना पड़ता है, हर प्रकार से। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अपने जीवन के बारे में पता, कठिनाइयों भरा मेरा जीवन रहा है, जोखिम भरा, और फिर भी मैं हंस के निकलता रहा, क्योंकि मैंने महाराज का चरित्र पढ़ा, शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा, तो उसके बाद मेरा जीवन बदल गया और मैंने ये फील्ड छोड़ के इस दूसरी तरफ में चालू हो गया। तो यहाँ आने के बाद बहुत सफलताएं हासिल हुई। बहुत सफलताएं हासिल हुई। तो जैसे कि जो चीज़ें अभी बात हुई हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रोड मराठा चैनल है, ये चैनल आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो और चीज़ें हम पूछ लेते हैं। तो सर, अब आगे के क्या कुछ हमारे आपके उद्देश्य हैं जो इस चीज़ को हम और आगे लेके जाएंगे? आज की सबसे पहली तो देखा जाए, देश की दिशा और दशा दोनों खराब हैं। राजनीति ने हमारे समाज को बिखेर दिया है। पहले तो हिंदू और मुसलमान के ऊपर राजनीति हो रही है, सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम के ऊपर राजनीति हो रही है, और ये बड़ी गंदी राजनीति है। दूसरी, पहले हमें समझना होगा कि धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है। कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस अखंड भारत को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति में रहना है। उनके लिए क्या धर्म क्या राष्ट्र कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम राष्ट्र को जोड़ने का काम करेंगे। इसमें चाहे लोग हमें गालियां भी दें, चाहे हमें दिल से निकालें, लेकिन हम अपनी आवाज़ देश के लिए, राष्ट्र के लिए उठाएंगे, मतलब चाहे हमारे अपने भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो। मतलब आप ठस से मस नहीं होंगे, जो आपका कार्य है उसी पर ही रहेंगे। ठस से मस होने के लिए कई रीज़न होते हैं। अब मेरी वो जीवन की अवस्था नहीं रही कि मैं इस लाइन को छोड़ के भागूं। दूसरी, इंसान की सबसे मेन मजबूरी पैसे की होती है। अब मुझे देश के किसी कोने में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। देश के हर कोने में मेरे भाई रहते हैं और परिवार रहते हैं। मुझे तो किराया तक लगाने की भी समस्या नहीं है। अगर एक आम आदमी अगर पूरे देश में घूमेगा तो उसका समझो कि उसका जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। लेकिन भगवान ने जो मुझसे छीना है उससे ज़्यादा मुझे दे भी दिया है। जो मुझे दिया है वो मेरे भाई दिए हैं, मेरे स्वदेशी
स्वदेश से प्रेम करने वाले जो लोग दिए हैं, उनकी बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं नहीं आगे बढ़ रहा, ये स्वराज्य आगे बढ़ रहा है। स्वराज्य के लिए ही मैं काम करूँगा। धन दौलत तो बहुत से लोगों के पास है। मान लीजिए आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 2000 आदमी हैं जो मेरे अपने हैं, मेरी एक आवाज़ पे जो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। आज ऐसा कौन आदमी है जो करोड़पति नहीं है? जिनके पास 2000 लोग दिल से जुड़े हैं तो वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है जनशक्ति। जिनके पास कलयुग है संघे शक्ति। यदि कलयुग में जिसके पास संघ है, जिसके पास लोगों की पावर है, मानव पावर है, वो सबसे आगे है। और उस पावर का सही दिशा में यूज़ किया जाएगा तभी हमारा स्वदेश जो ये है स्वराज्य का सपना वो पूरा होगा। एक सर, जैसे आप महाराष्ट्र जाते रहते हो, तो मैं अपने दर्शकों को आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि जो हमारी पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, किस तरीके से हुई, क्योंकि आप लोग उनसे मिले हो, वहाँ के लोगों से। ये तो आपने बहुत ही गंभीर करने वाला विषय छेड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर सर इस टाइम पे मूवी भी बनी थी कुछ टाइम पहले। हाँ, मूवी आई थी, लेकिन क्योंकि उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, वो जैसे आप वहाँ पे गए हो, वहाँ पर आपको जानकारियाँ मिली होंगी। मैं उनके वंशजों से मिल चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ, जो उस समय में जो सरदार लोग आए थे या उनके जो परिवार आज वहाँ पे बाकी हैं। अभी वो मेरा काम बहुत बाकी है। अभी मैं कुछ ही % वो काम को पूरा कर पाया कि वहाँ के लोगों के और यहाँ के जो रिश्तेदार हैं, जो पीछे छूट गए घर परिवार हैं, चाचा नाना दादा रह गए जो कोल्हापुर में या पुणे में या फिर विदर्भ में, मराठवाड़ा में या फिर इधर जो आसपास नंदुरबार वगैरह खानदेश में, तो ये भी मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे सरनेम बहुत सारे मिलते हैं। तो लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया और उन लोगों ने विरोध किया जिनको मैं अपना मानता था कि भाई ये अभी अपने ही करते हैं सर सबसे पहले विरोध, तो बाद में करते हैं पराये तो। हाँ, तो उनकी बड़ी बड़ी वो मीटिंगें हुई कि इस आवाज़ को दबाया जाए कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। भाई ज़रूरत है। देखिए, यदि मैं हूँ तो मेरा अस्तित्व भी है, लेकिन आज लोग जिन लोगों का नाम लेके बोल रहे कि मेरा वो राजा था, वो प्रजा थी या कुछ था, अगर राजा रहता है तो उसके धार्मिक कार्य रहते हैं, उनके सामाजिक कार्य रहते हैं, उनके देश का पड़ोसी राजा रहता है और उनकी रानी राजघराना उनके रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन जिन जाति का या जिस राजा का नाम लेके हमारे लोग आज जी रहे हैं इस हरियाणा के अंदर, तो मैं सोचता हूँ अभी हम केवल धुंध में जी रहे हैं, एक अंधेरे में जी रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी है, मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो उसका परिवार भी तो है ना। बिल्कुल है। उसकी पार्टी भी है। बिल्कुल है। लेकिन ऐसा थोड़े हो सकता है दादी कहती एक कहानी और दादी ने कहानी कह दी और वो सत्य हो गई कि ये तारा तोड़ ले, पहले आकाशमान बहुत नीचे था, तारे तोड़ लिए मेरे पोते ने तो आसमान ऊंचे निकल गया। ये दंत कथाएं हैं। दंत कथाओं में और सत्य में बड़ा अंतर है। बात को साबित करना और मुंह से भड़ाम से निकाल देना वो दो अलग बातें हैं। बात को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए जन्म तक लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने केवल अपने निजी स्वार्थ हेतु समाज का उल्लू बनाया है, हमें उनसे कोई गिला नहीं, अपनी दाल रोटी चलाते रहे। लेकिन जो सत्य है ना, उसको ठुकराया नहीं जाता। जो सरनेम है, जो आज उनके पीछे बीती हुई जो चीजें हैं, वो आज हमारे सामने आ रही हैं। कुंजपुरा की बात करूं मैं, कुंजपुरा के आसपास में उस समय में कोई गांव नहीं थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन पानीपत का विषय है, पानीपत के विषय में बात करते हैं। जब वो विषय सामने आएगा तो 10, 50, 20, 100, 1000 लोगों को इकट्ठा करके मैं वो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर लोग बैठने के लिए तैयार हैं तो। दूसरी बात, पानीपत का युद्ध किसी मराठों का युद्ध नहीं था, वो भारत भूमि की अस्मिता का युद्ध था। अस्मिता की लड़ाई थी वो, भारत भूमि की इज्जत की, उसकी मान मर्यादा की और उसकी
लुटती हुई धन संपदा की जीत और हार थी। और वो हार हुई तो भारत की हार हुई, ना कि मराठाओं की। जिस समय वो उधर से अहमद शाह अब्दाली चला तो कुछ लोगों ने, इधर के लोगों ने ही उनको इनवाइट किया कि आप आइए, और मराठा हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, हम मराठाओं को टैक्स नहीं देना चाहते। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को किसी मुस्लिम से, मुगल से नहीं छीना। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हो जाती है, खुलताबाद में उनकी कब्र है। और शिवाजी महाराज का लड़का संभाजी महाराज, उन्होंने निर्ममता से हत्या कर दी थी 42 दिन तड़पा तड़पा के। उन्होंने धर्म इस्लाम नहीं कबूल किया था और स्वराज्य को नहीं छोड़ा था। और 3 चीजें बताई थी कि औरंगजेब ने 3 चीजें बोली कि एक तो वो बताओ जो मेरा भेदिया है आपके पास है, जो मेरी मैसेज आप तक पहुंचाने वाला था। दूसरा, स्वराज्य को मेरे मुगल एम्पायर में विलीन कर दो। तीसरा, मुस्लिम धर्म कबूल कर लो। ना तो उन्होंने अपने खास आदमी को बताया, जिन्होंने, जो उनके गुप्तचर थे, उनका नाम लिया। ना ही उन्होंने स्वराज्य को छोड़ा, ना ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसीलिए उनकी 41 से 42 दिन तक के बीच चमड़ी उधेड़ी गई, नाखून काटे गए, उंगली काटी गई, कान, नाक, जीवा, आंख, सब कुछ, लिंग तक काट दिया। ऐसी उनके साथ बर्बरता का काम किया गया।